हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको साइकोलॉजी का जो आप बुक से पढ़ा रहे थे वो पूरा कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें लगभग 3 से 4 लेक्चर्स डाले हुए थे जिसमें हमने 2 चैप्टर तक आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको पूरा कंप्लीट करवाइए, बिकॉज क्योंकि सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया तो मैंने सेकंड सेमेस्टर के आपके सारे पेपर, सारा जो भी कंटेंट होता है सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड फर्स्ट ईयर के, वो सारे प्रोवाइड करवा रहा था मैं। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। तो अब हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो साइकोलॉजी कंप्लीट करने वाले थे उसको पूरा हम अब शुरू कर रहे हैं एंड अब पूरा हम अंत तक इसको पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और अपने जेन्युइन कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाया कीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बीए फर्स्ट ईयर के मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 तक ऑलरेडी हमने 3-4 वीडियोस में आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ना, इसका नाम है मनोविज्ञान के स्वदेशी भारतीय उपागम। हम भारत में रहते हैं तो हमारा स्वदेश तो कौन हुआ? भारत ही हुआ ना। तो मनोविज्ञान का भारतीय उपागम क्या है इसको समझना है। तो देखो, मनोविज्ञान ना, या भारत का आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो भारत के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। आई होप सभी लोगों को पता होगा। तो वेदों से ही हमें कहीं ना कहीं हमारा जो भी मनोविज्ञान बना है, या हमारा जो मानस शास्त्र इसको कहते थे, वो कहीं ना कहीं वेदों से ही लिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेद हमारे लिए, हमारे मनोविज्ञान के स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वेदों के राइटर कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, इन्होंने वेदों को अलग अलग यूज के हिसाब से कि एक व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने वेदों को क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने वेदों को इन्होंने 4 वेद के रूप में बांटा होगा। आपको 4 वेदों का नाम पता होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इनका अर्थ क्या है? तो देखो, जो पहला इन्होंने वेद बांटा जो ऋग्वेद था, वो ऋटक के लिए बांटा। ऋटक मीन्स क्या होता है कि ऋटक के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? वो आता है आपका प्रार्थना खंड। यानी कि ऋटक यानी कि ऋग्वेद में जो है वो ईश्वर की स्तुति कैसे करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे मतलब अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना है, मतलब प्रेयर के बारे में पूरी तरीके से ज्यादातर बात किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में दिया गया है आपके यज्ञों का विधान। इसको यजुस कहा जाता है, यानी कि यज्ञों का विधान कि आपको यज्ञ करने हैं। अलग अलग टाइप्स के आप देखोगे, आप धर्म के उठा करके देखोगे, तमाम सारे टाइप्स के यज्ञ हैं। तो यज्ञों का प्रकार क्या होगा, यज्ञों का विधान कैसा होगा, कैसे कैसे यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये चीज आपको समझना है। तो ये आपको यजुस में मिल जाएगा, यजुर्वेद में मिल जाएगा। तीसरा पार्ट इन्होंने रखा है क्या है? साम। सामवेद नाम तो सुना ही होगा आपने। तो साम के अंतर्गत क्या है कि आपको शांतिमय किस तरीके से रहना है, आपका जीवन मंगल जो है गान कैसे हो सके, आपको संगीत के बारे में अगर जानना है, संगीत के बारे में सीखना है, तो ये कहीं ना कहीं आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। तो सॉरी, सामवेद में मिल जाएगा। तो सामवेद के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और चौथा जो इन्होंने बांटा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत आपको धर्म दर्शन का भाग जानने को मिलेगा। धर्म दर्शन मतलब कि दर्शन के रिलेटेड क्या चीजें हैं, दर्शन के बारे में पता करना हो, यानी कि एक जो स्पिरिचुअलिटी है उस वे में आपको जाना है, तो आपको अथर्ववेद के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या किया गया कि वेदों को महर्षि वेदव्यास ने 4 भागों में बांट करके प्रस्तुत किया। लेकिन इन 4 वेदों को फिर से बांटा गया, फिर से मतलब इन 4 वेदों पर और भी ज्यादा जो है फोकस डाला गया। इन 4 वेदों को बांटा गया, जिसमें कौन कौन सी चीजें आई। तो इसमें आता है पहली चीज संहिता। संहिता में क्या आता है, मतलब इन्हीं वेदों को ही बांटा गया है जो है अलग अलग रूप में। तो संहिता में क्या आता है? वैदिक स्तुतियां, यानी कि जैसे प्रार्थना करनी है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? स्तुति चाहिए। कि अगर इंद्र की प्रार्थना करनी है तो अलग है, ब्रह्मा की प्रार्थना करनी है, विष्णु की प्रार्थना करनी है, अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी प्रार्थना करनी है, तो उनके लिए वैदिक स्तुतियां क्या होंगी वो चीज पता चलता है। दूसरा पार्ट बांटा गया ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण मतलब इसमें आपको मंत्रों की व्याख्या किया गया है कि जो मंत्र, जो स्तुति आप पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या क्या है, उसका मतलब क्या है, उससे क्या चीजें समझ आ रही है, कि जो भी चीजें आप बोल रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज आपको समझानी भी इंपॉर्टेंट है कि आप बोल क्या रहे हो। तो मंत्रों की क्या है? व्याख्या है। तीसरा है आपका आरण्यक। आरण्यक में क्या है कि जैसे कि
जो हमारे लाइफ में पुरुषार्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी में मैंने पढ़ाया हुआ है कि पुरुषार्थ में तीसरा पहले क्या आता है कि आप जाते हो शिक्षा ग्रहण करते हो, बाल वाला आपका होता है। दूसरा, आप अपने लाइफ में जो आपका एक वैवाहिक लाइफ होता है उसमें जीते हो, दूसरी स्टेज होगी। तीसरी स्टेज आती है आपका वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा कुछ आपको यहाँ समझेंगे। विधि विधान के बारे में आपको जो है आरण्यक में सीखने को मिलेगा कि हर एक चीज़ के लिए कौन सी विधि है, कौन सा विधान है, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। चौथी चीज़ आ जाती है आपका उपनिषद। उपनिषद का नाम आपने सुना ही होगा। तो उपनिषद क्या होते हैं? दार्शनिक व्याख्या। दार्शनिक मतलब कि एक जो फिलॉसफी, आपने सुना होगा फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र। तो फिलोसफर्स जो होते हैं, जो अलग अलग विद्वान भारत में गुजरे हैं, उन्होंने क्या किया, वेदों को अच्छे तरीके से पढ़ा और मान लिया उसका कोई एक पार्ट उनको अच्छे से समझ में आया और उन्होंने उस पार्ट को लेकर के एक उपनिषद लिख दिया, यानी कि उसकी एक स्पिरिचुअल व्याख्या कर दिया, उसकी एक फिलोसफिकल व्याख्या कर दिया कि ये चीज़ मतलब क्या कहना चाहा जा रहा है। क्योंकि देखो कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, एक लाइन लिखा हुआ है, उसका मीनिंग आपने कैसे परसीव किया उस पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चीज़ें, क्या मीनिंग निकाल रहे हो। तो जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि जो वेद थे उनको समझा और उनकी अपनी एक दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत किया कि इस चीज में, जो वेदों में ये चीज कहा गया है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी दार्शनिक व्याख्या क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उससे बताने की कोशिश क्या किया जा रहा है, उस बारे में लिखा गया। तो वो कहलाता है आपकी दार्शनिक व्याख्या। तो इस तरीके से क्या किया गया, वेदों को पहले 4 भागों में महर्षि वेदव्यास ने बांटा, फिर से उसका 4 भागों में बांटा। फिर प्रत्येक जो वेद है ना, जितने भी वेद हैं, चारों वेद हैं, इन चारों के अपने अपने उपवेद हैं। ये 4 जो वेद है ना, इनके अपने उपवेद हैं। वो कौन कौन से वेद हैं देखो, समझो। जो पहला वेद है आपका ना ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का नाम आपने सुना होगा। तो आयुर्वेद के बारे में आपको कहां से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। तो ऋग्वेद का क्या है? ये आयुर्वेद एक उपवेद है। इसी तरीके से यजुर्वेद जो है, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, यानी कि धनुष के बारे में शिक्षा, धनु के बारे में शिक्षा। अगला चीज है आपका सामवेद। अब इस सामवेद का जो उपवेद है वो है आपका गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का क्या है? उपवेद है। इसके बाद आता है आपका अर्थ जो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का जो आपका उपवेद है वो है आपका अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको समझना है तो अथर्ववेद के उपवेद को आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज द अथर्व अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से प्रत्येक वेद का क्या है? अपना एक उपवेद है। ये चीजें मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये चीजें मैं समझा क्यों रहा हूँ, पहले ये चीज समझ लो। क्योंकि जब आप भारतीय मनोविज्ञान को समझने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले वेदों को समझना पड़ेगा, वेदों को पढ़ना पड़ेगा। तो वेद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। महाभारत का जो गीता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बौद्ध ज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर इनका जो भारतीय लाइफ स्टाइल है, भारतीय जो जीवन है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो चीज भी समझना पड़ेगा। तो समझना यह है कि इन जो उपवेद हैं, इन उपवेदों के अतिरिक्त भी वेदों के 6 पार्ट हैं, 6 अंग हैं, जिससे कहीं ना कहीं वेद कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें क्या आता है? पहला आ गया आपका एजुकेशन, शिक्षा आ गया। दूसरा पार्ट आ गया इसमें आपका आर्ट, कला। तीसरा आ गया आपका ग्रामर, व्याकरण। चौथा है इसमें आपका निरुक्ति। 5वां है आपका ज्योतिषी एंड 6 है आपका छंद। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल करके वेद को पूरा करती हैं, वेद को बनाती हैं, वेद को पूर्ण रूप प्रदान करती हैं। तो ये 6 अन्य अंग हो गया। इसके अतिरिक्त भी अगर हमको भारतीय मनोविज्ञान को समझना है तो हमने वेदों को समझ लिया, वेदों के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको समझ लिया, फिर से जो पार्ट्स हैं उनको समझ लिया, फिर वेदों के जो उपवेद हैं उनको जान लिया, वेदों के उपवेद के बाद वेदों से रिलेटेड 6 जो इंपॉर्टेंट अंग हैं उनको भी समझ लिया। अब और भी चीज़ें कुछ ना कुछ जो हमें भारतीय साहित्य में देखने को मिलता है, भारतीय समाज में हमें देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त 18 पुराण हैं जो कहीं ना कहीं इन वेदों को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, वेदों को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए वेदों का जो है पुराणों का यूज किया गया है। तो 18 पुराण हैं, 28 से भी ज्यादा क्या है उपपुराण है, जो भी कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन को समझने के लिए, भारतीय मनोविज्ञान को समझने के लिए यूजफुल है। तीसरी चीज आ जाती है इसमें गीता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका। महर्षि वशिष्ठ का जो है इनका सांख्य दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो है मनोविज्ञान को समझने के लिए, या मनोविज्ञान के बारे में, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय दर्शन को समझने के लिए महर्षि जो है वशिष्ठ है, इनका सांख्य दर्शन हो गया। महर्षि पतंजलि का जो योग है, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन। ऋषि जैमिनी का जो है मीमांस दर्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अन्य तमाम सारे भारतीय आचार्य गुजरे हैं, भारतीय महाआचार्य गुजरे हैं, जिनकी अपने कुछ टीकाएं हैं।
एक एक पॉइंट। टीका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज पर टिप्पणी, टीका मीन्स टिप्पणी कह सकते हो आप। तो उन्होंने अपनी टीकाएं लिखी हुई है, मान लिया वेदों का कोई एक पार्ट वो पढ़ रहे हैं, जिस चीज को उन्हें लग रहा है कि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस पर अपनी टीकाएं लिख दिया है। तमाम सारे जो है विद्वान से गुजरे हैं, उन्होंने अपने भाष्य लिख दिए हैं, यानी कि जो एक संस्कृत लैंग्वेज में मान लिया लिखा हुआ है उसको उन्होंने एक नेचुरल लैंग्वेज में, यानी कि जो आसपास के लोगों को समझ में आ रही है उस लैंग्वेज में बात कर लिया, तो वो कहलाएगा आपका भाष्य। तो इस तरीके से जो है हमने जो भी चीजें सीखी है ये कहीं ना कहीं वेदों से कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और भारतीय साहित्यों के माध्यम से, भारतीय जो धार्मिक साहित्य हैं उनके माध्यम से भारतीय मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। अब भारतीय मनोविज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है वेद है। वेदों को जो लिया गया है या वेदों का जो रचना है ना, वो कहीं ना कहीं मानव शास्त्र से या फिर मानस शास्त्र कहा जाता है उससे लिया गया है। और जिसमें जो मानस वर्ड है ना, उस मानस वर्ड का जो है मीनिंग होता है, इंग्लिश में आप देखोगे तो उसका होता है मेजरमेंट। मेजर मीन्स मापना, नापना। और इसी चीज को व्यक्त करते हुए लक्ष्मी शुक्ला ने लिखा हुआ है अपनी बुक में कि मानव जीवन क्या है, एक क्रिया है, मतलब मनुष्य का जीवन पूरा एक क्रियाओं से भरा हुआ है कि हम अलग अलग टाइप्स की क्रियाएं करते हैं, अलग अलग टाइप्स के काम करते हैं। तो मानव जीवन जो है वो कहीं ना कहीं एक एक क्रिया है। अपने छोटे थे अलग टाइप्स की क्रियाएं थी, बड़े हुए धीरे धीरे अलग टाइप्स की क्रियाएं, अलग जिम्मेदारियां, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। तो लक्ष्मी शुक्ला कहते हैं कि मानव जीवन जो है वो एक क्या है, क्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान और सुखादि भावनाओं को क्या करता है, मीजर करता है, नापता है। और यहीं से जो है मेजरमेंट शब्द आता है, जहां से हम जो है क्या है जो हम बात कर रहे हैं ना भारतीय मनोविज्ञान, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें मेजरमेंट के माध्यम से देखने को मिलती हैं। तो व्यक्ति अपने ज्ञान और सुखादि भावनाओं को क्या करता है, मापता है, दैट इज द मेजरमेंट। तो ये चीजें हमने समझ लिया ओवरव्यू की, मतलब भारतीय मनोविज्ञान को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें वेदों को समझना पड़ेगा, उनके पार्ट्स को समझना पड़ेगा। उपवेद हो गया, इसके अतिरिक्त जो पार्ट्स हैं, इसके अतिरिक्त जो भी चीजें भारतीय साहित्य में देखने को मिली, इन सभी ने मिल करके कहीं ना कहीं भारतीय मनोविज्ञान का क्या किया है, उदय किया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अब इसके बाद हमको समझना पड़ेगा जो भारतीय जो मनोविज्ञान है ना, इसके अपने कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि इनको अगर समझना है तो भारतीय सांख्य दर्शन आपको समझना पड़ेगा, उसके माध्यम से समझ सकते हैं, जो है गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, और बौद्ध दर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इन तीन पार्ट्स के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय मनोविज्ञान क्या है, तब आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो इसके बाद हम आपके लिए लगभग 3 वीडियोज लेकर के आने वाले हैं। तो ये तो पूरा मतलब एक तरीके का इंटरव्यू हो गया, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गीता के माध्यम से, दूसरा हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन, तीसरा हो जाएगा आपका बौद्ध ज्ञान। तो इन तीनों के माध्यम से हम समझेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान कैसे विकसित हुआ और भारतीय मनोविज्ञान का क्या पार्ट है, क्या अंग है, और उससे क्या चीजें हम समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।